विद्या पढ़ते पढ़ते सो गया था। खटखटाहट से नींद टूटी। उठकर द्वार खोला तो 2 अपरिचित लोगों को सामने खड़ा पाया। विद्या ने कहा, किससे मिलना है आपको? वे बोले, आप विद्या वाचस्पति हैं तो आपसे ही मिलना है। हम अदिति के चाचा हैं। विद्या ने द्वार से हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। वह संकोच से भर गया था। इकलौते पलंग की चादर गुड़ी मुड़ी हो रही थी और 4-6 किताबें जहां तहां उस पर लेटी हुई थी। गैस चूल्हे पर दाल गिरी हुई थी। फर्श पर चाय के 3 जूठे कप रखे थे। कमरे के बीचों बीच पंखे के नीचे डोरी बंधी थी जिस पर विद्या की धोती, चड्ढी, मोजे और 2 फटी काली पीली बनियानें भी सूख रही थीं। इन बनियानों से वह सफाई का काम लेता है और कमरे की सफाई इस समय दर्शनीय हो रही थी। कमरे में पहली बार अतिथि आए हैं। आए भी कौन? लड़की के चाचा लोग। उस लड़की के जिससे विद्या की शादी करने को उसकी माँ बहुत बहुत उत्साहित हैं। विद्या ने कहा, आपने सूचना दे दी होती अपने आने की तो मैं कुछ तैयारी करके रखता। एक चाचा ने कहा, तब सरप्राइज कहाँ रह जाता। इस कमरे से काम नहीं चल पाएगा शादी के बाद। विद्या जी, हमारी बिटिया तो कई कमरों में फैल कर रहने की आदी है। इसमें तो उसका दम घुट जाएगा। विद्या ने सिर झुकाकर कहा, इस कमरे का किराया नहीं देना पड़ता। मकान मालिक अपने यजमान हैं। दूसरी किसी जगह कमरा लूंगा तो इतनी सुविधा के साथ 3,000 से कम किराया नहीं होगा। 12,000 वेतन है। 1/4 किराए में ही चला जाएगा। चाचाओं के चेहरे तने। एक ने कहा, आपके मामा जी ने तो कहा था कि लड़का एक बड़े प्रतिष्ठित कथावाचक का सहायक है। उस हिसाब से तो आपकी आय अच्छी होनी चाहिए थी। ऐसी दरिद्रता का आभास तो नहीं होने दिया था उन्होंने। विद्या को बुरा लगा। स्वाभिमान की ठेस ने संकोच को दूर भगा दिया। उसने सिर उठाकर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि मैं दरिद्र हूँ तो दूसरा लड़का देख लीजिए। दुनिया भरी पड़ी है लड़कों से। वैसे मैं यह बताना भी आवश्यक समझता हूँ कि मेरे मामा जी ने सही कहा था। मैं एक प्रतिष्ठित कथावाचक का सहायक हूँ। उनकी लोकप्रियता पर भी कोई संदेह नहीं कर सकता। पंडित जी दुनियादार कथावाचक नहीं हैं। पूरा जीवन खपाकर भी उन्होंने अपनी कोई फीस नहीं रखी है। दूसरे कथावाचक 21,000 से कम नहीं ले रहे हैं और हमारे पंडित जी को लोग 21 रुपए दे दें तब भी वे नाराज न हों। उनके साथ काम करना ही अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। मैं उनसे निरंतर सीख रहा हूँ और सदैव सीखता ही रहूंगा। दूसरी जगह मुझे दुगना तिगना वेतन भी मिलेगा तब भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। एक चाचा ने पूछा, उनका खर्च कैसे चलता है जब 21 रुपए पर भी कथा बाँच आते हैं तो? विद्या ने कहा, मैंने अपनी ओर से उनके स्वभाव के बारे में बताया है। देने वाले उन्हें दिल खोल कर देते हैं। उनके गुण और योग्यता को समझने वाले उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक जगह कथा संपन्न कराए हैं। हीरे की अंगूठी पहनाई है यजमान ने उन्हें। माँ जी के लिए बनारसी साड़ी के साथ सोने के कर्णफूल दिए हैं। उनके घर में आवश्यकता पड़ने से पहले ही तो वस्तुएं पहुंचा दी जाती हैं। ऐसे ही 2 बेटियों की शादी की। किसी ने कार दी, किसी ने फर्नीचर दिया, किसी ने वर पक्ष में सबके लिए कपड़े ले लिए, किसी ने हलवाई का पूरा खर्च उठा लिया। पंडित जी कहते हैं कि उनकी पूर्ति राम जी स्वयं करते रहते हैं, इसलिए चिंता क्यों करें। मुझे भी उन्होंने अपने परिवार के दबाव में रखा है। परिवार वाले चाहते थे कि वे थोड़ा विश्राम करें। उनकी सबसे छोटी बेटी कौटिल्य महाविद्यालय में पढ़ाती है। उसने ही हट किया कि वेतन वह देती रहेगी मेरा। पंडित जी नहीं देने देते उसे। पर भाव तो देखिए परिवार का। अगाध प्रेम है सब में। ऐसे बनते हैं परिवार। हीरे की अंगूठी वाला हाथ झाड़ू लगाने में भी झिझकता नहीं है। मैं उनका शिष्य हूँ और सदा रहूंगा। वही सादगी, वही सौम्यता, वही शिष्टता मेरा आदर्श रहेंगी। आप अपने निर्णय अपनी रुचि के अनुसार लें। आप चाहें तो मैं इस दरिद्र कमरे की गंदी पड़ी गैस पर अपने हाथों से चाय बनाकर पिला सकता हूँ आपको। एक चाचा ने कहा, नहीं नहीं, चाय की आवश्यकता नहीं है। आप तो यह बताइए कि वेतन के अलावा और कितना अर्जन हो जाता है। कथा वगैरह में भी तो जाते होंगे ना आप पंडित जी के साथ। देखिए, हम ये सब बातें इसलिए भी जानना चाहते हैं कि गांव में अधिक खेती पाती भी नहीं है आपके पास, तो फिर परिवार कैसे चलेगा। विद्या ने कहा, मैंने बताया ना आपको,
मेरे गुरु की ही कोई बंधी फीस नहीं, तो मेरी अतिरिक्त आय कैसे निश्चित हो जाएगी? उनके पास 10 केले आते हैं तो 2 मुझे भी मिलते हैं, चाहे मैं उनके साथ गया हूँ या नहीं। साथ जाता हूँ उनके तो अपनी हस्ती से कहीं अधिक मान सम्मान भी पाता हूँ, और दान दक्षिणा भी। दिखावे की लत मेरे माता पिता में नहीं रही, मेरे गुरु के परिवार में दूर दूर तक नहीं, तो मुझ में ही कहाँ से आ जाएगी? मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई, इसलिए मैं माँ के कष्ट भी देखता हूँ। भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए भी सोचता हूँ, परिश्रम करता हूँ, शारीरिक भी और बौद्धिक भी। मितव्ययी हूँ, धन के मामले में भी और समय के मामले में भी। लेकिन मैं यह सब आपसे कहकर अपना समय क्यों नष्ट कर रहा हूँ? आप तो मुझे दरिद्र घोषित कर ही चुके। जाइए अपनी सुकन्या की समृद्धि के लिए व्यवस्था कीजिए। वे लोग खिसियाए, कुनमुनाए और लाग लपेट की भाषा बोलते चले गए। विद्या तटस्थ रहा। उनके जाने के बाद 2-3 गिलास पानी पीकर थोड़ा सा प्राणायाम करके फिर से पढ़ने बैठ गया। रात में माँ का फोन आया। पूछने लगी क्या बात हो गई अदिति के चाचाओं से। विद्या ने विस्तार से बता दिया। माँ ने सोच विचार कर कहा, ठीक है बेटा, उन लोगों ने अपनी वाणी से खटास डाली है तो आगे वे ही तय करें। हमने कोई वचन नहीं दिया है, बस सोचा भर था कि हाँ कहेंगे। अब अगर हफ्ता 10 दिन में वे कोई बात करेंगे भी तो कहूंगी कि हम जैसे हैं ऐसे ही निभाने का दम हो तभी हाँ करें। जीवन में उतार चढ़ाव में साथ चलने लायक हो तो पहले लोग। इस उदासीन बातचीत ने ही संकेत दे दिया था कि यह रिश्ता नहीं हो सकेगा, और अगर हो भी गया तो ठीक से नहीं निभ सकेगा। अदिति के परिवार की ओर से शर्तों के साथ हाँ कहने की बात की गई और विद्या के परिवार की ओर से बिना शर्त रिश्ता स्वीकारने की बात हुई। इस तरह एक रिश्ता बनने से पहले ही समाप्त हो गया। माँ पर इसका दुखद प्रभाव देखकर विद्या थोड़ा उदास हो चला। उदासी की उपेक्षा करने के लिए उसने अपने आप को अध्ययन में डुबो दिया। पढ़ने की धुन में वह माँ को फोन करना भी भूल जाता, लेकिन माँ ने फोन चलाना सीख लिया था तो फिर क्या चिंता। माँ हर रात को सोने से पहले उसका हालचाल पूछती, दिन भर क्या क्या किया इसकी खबर लेती। कुछ आय हुई होती तो विद्या वह भी बता देता, इसके बारे में माँ नहीं पूछती। विद्या कहता, माँ गाय बेच दो, इतना काम मत किया करो, मैं कमा रहा हूँ अब। माँ कहती, गाय की सेवा नहीं छोड़ूंगी, दूध दे न दे, दुआरे पर गाय का होना ही सौभाग्य है। गाय की सेवा में काम नहीं होता, बल्कि काम की ताकत मिलती है, उससे जीवन चलता है, जीवन का हौसला मिलता है। विद्या निरुत्तर हो जाता और फोन रख देता। गांव जाने पर माँ के सफेद बालों की बढ़ती संख्या देखकर भी वह कई बार कहता, अब न किया करो इतना काम। माँ वैसे ही कहती, काम ही क्या है मेरे पास, ये सब तो जीने के साधन हैं। गांव का घर द्वार बंद नहीं कर सकती, सांस लेते घर का दम नहीं घोंट सकती, अपने पति की यादों को चूल्हे में नहीं झोंक सकती, अपनत्व की ऐसी हवा को छोड़ कहीं नहीं जा सकती। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वह हंसती और विद्या कुछ कह नहीं पाता और सब कुछ पहले की ही तरह चलता जाता। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।